ये हम हाउसिंग बोर्ड में ये मामला जाता है, ये जमीन जाती है, तो वहां बंदरबाट और भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। प्रस्तावित विस्थापन को लेकर सिंगरौली विस्थापन मंच सेवा समिति के प्रवक्ता राजेश सिंह ने एनसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बैठकों के बावजूद पुनर्वास स्थल को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसके विपरीत पुनर्वास स्थल की बजाय हाउसिंग बोर्ड के तहत मकान बनाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजेश सिंह ने आशंका जताई कि यदि मोरवा के विस्थापितों को पुनर्वास स्थल के स्थान पर हाउसिंग बोर्ड के मकान दिए गए, तो पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ सकती है। उन्होंने नाबालिग बच्चों और छात्रों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताते हुए एनसीएल पर संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया और प्रशासन से पारदर्शी, न्यायसंगत तथा शीघ्र पुनर्वास प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की। नमस्कार। 9 नंबर वार्ड में कई मकान टूट चुके हैं। अब जो शहर है वो वीरान सा दिखने लगा है। 9 नंबर वार्ड में जिस प्रकार से लोग अब गुजरते हैं, तो एलआईजी हो चाहे भगत सिंह कॉलोनी, हर तरफ कुछ ना कुछ मकान टूट चुके हैं। करीब 500 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है या मुआवजा वितरण की प्रक्रिया जारी है। इस बीच एनसीएल प्रबंधन लगातार जिला प्रशासन के साथ बैठकों का दौर कर रहा है, मगर मामला अभी भी सुलझता नहीं दिख रहा है। पुनर्वास को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर, स्थानीय लोगों के भविष्य को लेकर पिछले दिनों सभी संगठनों ने अपने अपने मांग पत्र दिया था। पुनर्वास सेवा समिति के द्वारा भी एक मांग पत्र देकर स्पष्टीकरण मांगा गया था और 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया था। हालांकि वो अभी तक जवाब मिला नहीं। क्या है पूरा मामला? क्या एनसीएल के नए सीएमडी साहब का इंतजार हो रहा है? उसके बाद कोई बड़ा आंदोलन किया जा सकता है या जिला प्रशासन से बैठक कर इन सारी मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है? इन सभी को बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रवक्ता राजेश जी हैं। उनसे हम जानेंगे क्या सारी चीजें हुई। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार मनीष जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप इस मोरवा के मुद्दे को, जहाँ पूरा प्रदेश पूरी तरह से गौण चल रहा है, कम से कम आप जीवंत रखे हैं। ये जानना चाहेंगे कि एनसीएल प्रबंधन जिला प्रशासन से लगातार मिल रहा है, कुछ सुबगाहट ये बातें सामने आ रही है हाउसिंग बोर्ड को लेकर के। क्या है ये पूरा मामला? क्या आपके संज्ञान में आया है? आपको मैं बता दूं कि हम लोग पिछले 2 वर्षों से लगातार इनके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें नगर निगम से हटाकर नगर निगम में बसाहट दी जाए। तो खोजबीन के बाद यह पता चला बाद में कि नगर निगम से लगा हुआ जो खिरवा गांव है, खिरवा गांव के बगल में लगभग 500-600 हेक्टेयर जमीन, सरकारी आवासीय टाइप की जमीन जो है खाली पड़ी है, जो बिजुल नदी के अगल बगल है। तो उस पर हम लोगों ने जिज्ञासा जाहिर की कि यह हमारे लिए एक सुटेबल जगह होगी कि कल को अगर नगर निगम का एक्सटेंशन भी होता है, जो 3-4 वार्ड विलोपित हो रहा है, तो उसका सृजन होगा, तो वह नजदीकी 1 नंबर वार्ड से सटा होगा, तो उसमें आसानी भी रहेगी। और कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश शासन का जो सिर्फ अखबारों में और न्यूजों में आ रहा है कि ये हमको ये सुविधा देंगे, ये वो सुविधा देंगे, वो कोई सुविधा देने को तैयार नहीं है। और अभी तक ये कहा जा रहा था कि जमीन ही नहीं है नगर निगम में। जमीन खोज के निकल भी गई, उसका प्रस्ताव भी गया, जमीन की नापी भी 2-2 बार हुई, लेकिन अब अंदर खाने से यह पता चल रहा है कि उसे हाउसिंग बोर्ड में दिया जा रहा है। अब हम लोगों की चिंता इस बात की है कि अगर हाउसिंग बोर्ड में ये जमीन देते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड वो किस मॉडल पे हमें विक्रय करेगा? क्योंकि अभी तक जो पूरे मध्य प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड की प्रैक्टिस रही है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाता है और कॉलोनी में जो घर बनाता है उस घर को जो है ऑक्शन के माध्यम से विक्रय करता है। अगर ऑक्शन के माध्यम से वो विक्रय करेगा तो उसमें विस्थापितों का आरक्षण कहाँ होगा? फिर तो पूरे जिले के लोग जैसे मर्जी होगा वैसे लेंगे, बढ़ चढ़ के बोलियां लगेंगी। हमें एक निश्चित रुपए मिल रहे हैं, हमें प्लॉट के बदले हम लोगों ने डिमांड की थी 25 लाख की, उसे गिराकर 18 लाख कर दिया गया और यह आश्वासन दिया गया था
कि आपको पैसे के बदले हम बसाहट भी अगर आप चाहेंगे तो हम देंगे। तो अब बसाहट के नाम पे हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है। 2 साल 3 साल तो ये भलगड़ के नाम पे प्रोजेक्ट लेट हुआ। अब उसके बाद फिर अचानक एक जो है अनसुनी अनजानी पहेली, इनका एक टेंडर हुआ कि यहाँ विस्थापन के विस्तार के लिए एनसीएल जो है टेंडर कराया। वह टेंडर भी हो गया, टेंडर पता नहीं अभी तक अलॉट हुआ नहीं हुआ, और जमीन का पता ही नहीं। वो टेंडर खाली कागजों में दिखाई दिया, उसके बाद फिर कभी कुछ पता नहीं चला। जी, वही कहना चाह रहे हैं कि जमीन का आज तक पता नहीं है। तो जब बात होती है कि गोरबी की होती है कि गोरबी में, अब गोरबी की स्थिति ये है कि वो देखिए एकदम, एक तो रेलवे साइडिंग, कोयले यार्ड की साइडिंग के जस्ट बगल में है, महावीर की कोलवासरी है, उसी के सामने जमीन है। जब गोरबी का विस्थापन हुआ था, मुहेर का विस्थापन हो रहा है, वहां के लोगों ने वहां बसाहट करने के लिए मना कर दिया, जो कि गोरबी वालों के लिए वह सुटेबल जगह थी। इसका मतलब है कि वो फिर मोरवा वासियों के लिए तो पूरी तरह से नकारने की चीज है। तो उस विषय पे तो हम लोग गए ही नहीं कि हमें वहां बसना है, हम वहां नहीं बसेंगे। हमारी बसाहट हमारे नजदीक, जो हमारा अधिकार भी है और इन्हें करना भी चाहिए, तो हमें नजदीक न बसाकर अब उस जमीन को जो हमारा हिस्सा है उसे पता नहीं किस तरह से प्लानिंग करके हाउसिंग बोर्ड को दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये आया था कि जिला प्रशासन इन चीजों को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है कि एनसीएल प्रबंधन को जमीन दे। हाउसिंग बोर्ड में अगर ये सारे मामले जाते हैं या हाउसिंग बोर्ड बना के अगर सरकार उसका क्रय विक्रय करती है, तो इस आधार पर आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ सकता है? एकदम आप समझिए, वही मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर हाउसिंग बोर्ड में ये मामला जाता है कि जमीन जाती है, तो वहां बंदरबाट और भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिए, इस जिले में सीडा के दुनिया भर के प्रोजेक्ट आए, मकान बनाकर बरगवा में सीडा ने आज 10 साल से लोगों का पैसा ले लेकर फंसा के रखा है, किसी को अलॉटमेंट नहीं किया। भूसा मोड़ में के पास आप देख लीजिए, एक जो है दीनदयाल कॉलोनी बनी सीडा की, वो आज तक किसी की रजिस्ट्री, सिंगल रजिस्ट्री किसी की आज तक नहीं हुई। तो इसी तरह फिर हाउसिंग बोर्ड को लाकर वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाएंगे, और हमारे पैसे को, हमें ये पता चला है कि जो 18 लाख प्लॉट के बदले एनसीएल हमें दे रहा है, उसी पैसे की डिमांड ये एनसीएल से कर रहे हैं कि आप जमीन का भी पैसा दीजिए और जो 18 लाख दे रहे हैं वो पैसा भी आप दीजिए। अभी तक जब उस 18 और 25 के बीच की लड़ाई चल रही थी, तो एक बार भी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री जी रहे हो, चाहे उनके मातहत जो भी लोग रहे हो, वो कभी इंटरेस्ट नहीं लिए कि हमारा जो है प्लॉट के बदले 25 लाख हमें मिले। तो आज जब वो पैसा निर्धारित हो गया और उसके बदले जमीन का निर्धारण हो गया, तो फिर जमीन न देकर उस पैसे की डिमांड क्यों की जा रही है? यही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इस जिले में हम लोग थक चुके हैं, जहां सड़कों का पता नहीं है, बिजली का पता नहीं है, अब हमारे आशियाने पर भी भ्रष्टाचार का अटैक किया जा रहा है। आप सोच लीजिए कि उनको ये दिख रहा है कि 25-30 हजार करोड़ यहां बटेगा, पब्लिक में पैसा जाएगा, उसका हम कुछ हिस्सा हम भी रख लें। तो ये कहीं ना कहीं हमें परेशान किया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ की जनता इस बात को समझ नहीं रही है कि यह महीने से हमें इतना परेशान किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर का विस्थापन तब आप करेंगे जब हमें कहीं ना कहीं प्लॉट देंगे। आज तक प्लॉट का पता नहीं है और एक तरफ से घर गिरने शुरू हो गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि स्वास्थ्य की किसी को चिंता नहीं है। हॉस्पिटल की शिफ्टिंग का अभी तक पता नहीं है कि हॉस्पिटल कहाँ जाएगा। यहाँ हमारे जो वार्ड उजड़ रहे हैं, वहां निजी और सरकारी मिलाकर 8-10 छोटे बड़े हॉस्पिटल। स्वास्थ्य की अगर चर्चा होती है तो एनसीएल प्रबंधन द्वारा एक चरक योजना की शुरुआत की गई थी। बताना चाहूंगा कि नेहरू शताब्दी चिकित्सालय का खुद यह हाल है कि वहाँ आयुष्मान कार्ड तक भी नहीं लिया जा रहा है। ये जो एक सरकारी उपक्रम है, सरकार की कंपनी है, सरकारी कंपनी में भी प्रधानमंत्री का ये जो आयुष्मान कार्ड चलाया गया था वो भी नहीं लिया जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि स्थानीय लोगों को खाली कागजों पर वो सारी चीजें दिखा दी जाती हैं, परंतु वो उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। हम बात करेंगे कि वार्ड क्रमांक 9 में जिस हिसाब से विस्थापन चल रहा है, लोगों का, जैसे आप बताएं कि घर टूटना शुरू हो गया है, काफी टूट भी गए हैं। ऐसे में जो बच्चे डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं, डीएवी की नापी भी हो गई है, उनका नोटिस भी निकल गया था। बच्चों के भविष्य के लिए क्या? आपको मैं बता दूं, सिर्फ डीएवी नहीं, 28 स्कूल हैं इनके पूरे विस्थापन क्षेत्र में। 28 स्कूल में 5-6 स्कूल तो इनके फर्स्ट फेस में ही है। आदर्श गंगा स्कूल है, डीएवी स्कूल है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के 2-2, 3-3 स्कूल हैं।
आपको बता दें कि हम लोग गए थे डीपी साहब के पास, उनकी तरफ से बड़े दबे स्वर में बोला गया कि हम डीएवी झिंगुर्दा में कुछ सीटें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और डीएवी झिंगुर्दा के जब प्राचार्य महोदय से मिले हम लोग, तो उनका सीधा कहना है कि हम एक भी एक्स्ट्रा एडमिशन नहीं कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ के जनमानस को ये अपने मशीनरी की तरह चलाना चाह रहे हैं। जैसे ये मशीनें जो काम की नहीं है कबाड़ में फेंक देते हैं, कबाड़ी उसे काट के ले जाते हैं, वैसे ही यहाँ की जनता को ये उठा के कबाड़ में फेंकना चाहते हैं और उनके ऊपर आरोप लगाकर उन्हें भगा देना चाहते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील बार बार करता हूं कि एकत्र होकर इस मामले को सीरियस समझना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार उन बच्चों के साथ हो रहा है जो नाबालिग हैं। उनके शकल को देखकर रोना आता है। वो बच्चे जब पूछते हैं, हमारे घर में बच्चे पूछते हैं कि पापा हम अब क्राई ज्योति स्कूल से हटने के बाद कहाँ पढ़ेंगे, तो हमारे सामने अंधकार नजर आता है कि वाकई में अभी तो हमारे रहने का आशियाना का हमारा पता नहीं है कि हम उजड़ेंगे तो कहाँ बसेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत जगह जमीन है, लेकिन हमें हमारा समाज चाहिए और हमारा समाज कहीं ना कहीं हमसे बिखरता नजर आ रहा है। और उस बिखराव में हम जाकर अगर अपने आप को अकेला महसूस करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जीने मरने वाली बात है। और परिवार को लेकर हम कहाँ जाएंगे, किस नई जगह पे स्टेब्लिश होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर किसी का भी चिंतन मंथन नहीं है। सिर्फ विस्थापन के पैसे की बात, पैसे के बंदरबाट की बात, भ्रष्टाचार की बात ये सरकार भी कर रही है और एनसीएल भी कर रहा है। हमें दिख रहा है कि आज के 1 साल के बाद आपको मैं बता दूं कि लोग अपने किए पे पछताएंगे। अभी भी पछतावा लोगों को हो रहा है। लोग आते हैं सुबह शाम कि हम नापी करवा के गलती कर दिए। तो आपको बता दें 1 साल बाद और पछताएंगे जब उनका आशियाना टूट जाएगा। कितने लोग तो आप अगर सर्वे करेंगे तो ये बार बार कह रहे थे कि किराएदारों को हम लाभ देंगे, यहाँ के रेडी पटरी वालों को लाभ देंगे। एक नाम बता दें जिसको इन्होंने लाभ दिया है। बल्कि मकान वाले मकान तोड़कर और किराए पे रहने के लिए समझ लीजिए मजबूर हो गए। ये बड़ी बात है, क्योंकि वार्ड क्रमांक 9 में जिस प्रकार से मकानों को तोड़ने का सिलसिला जारी है, आज की डेट में हर किराएदार कहीं ना कहीं मकान ढूंढने के लिए परेशान दिखता है। वार्ड क्रमांक 8 में, वार्ड क्रमांक 3 में, वार्ड क्रमांक 5 में लोगों की लगातार आवाजाही शुरू होती है। मकानों के रेट भी बढ़ गए हैं, लोग किराए का ज्यादा वसूल करने लगे हैं। मगर अभी तक एक भी किराएदार का, जो राहुल थे वो कैरियर मेकर चलाते थे, उन्हें टेंडर दिया गया था, उन्होंने पूरे किराएदारों का सर्वे किया था, पर एक भी किराएदारों को अभी तक लाभ मिलता नहीं दिख रहा है। राजेश जी, एक चीज और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एनसीएल के नए सीएमडी एन फ्रैंकलिन जय कुमार बहुत जल्दी पदभार ग्रहण कर लेंगे और आपके द्वारा दिए गए किसी भी पत्रों का कभी कोई जवाब एनसीएल प्रबंधन द्वारा सीधे तरीके से नहीं दिया जा रहा है। जो आपने अपनी मांग पत्र दिए थे उसमें भी लिखा था कि 15 दिन के बाद हम कभी भी धरना प्रदर्शन या गेट मुख्यालय कर सकते हैं। आगे की क्या रणनीति है? क्या सीएमडी साहब के आने का इंतजार है? आपको बता दें, मेरी बात डीपी साहब से हुई थी। डीपी साहब ने जो है 2-3 दिन का वक्त मांगा है। उनके घर में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। वो जैसे ही आ जाते हैं, हमारी पूरी समिति उनसे एक मीटिंग करेगी और उस मीटिंग के बाद हम अगली रणनीति बनाएंगे। देखिए क्या है कि ये सिर्फ मेरी एक विचारधारा से कोई भी चीजें तय नहीं होंगी। तय करना जनता को पड़ेगा और जनता के बीच में जब तक हम जाके और जनता को फिर से दोबारा उनकी बातों पे सहमत नहीं कराएंगे, तब तक हम कोई आगे फैसला अकेले नहीं ले सकते हैं। क्योंकि यह सामूहिक निर्णय है, तो सबसे स्वीकृति लेके और हम आगे एक बड़े आंदोलन की, फिर से जैसे हम लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया था, उससे बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने की रणनीति बनाने। बड़ी बात कह रहे हैं कि आप जनता के बीच जाना चाहेंगे, जनता से समर्थन मांगना चाहेंगे, तो क्या कोई हस्ताक्षर अभियान सब टाइप का आप चलाने वाले हैं घर घर जाकर के, जिससे आप एनसीएल प्रबंधन या जिला प्रशासन को दिखा सकें कि हम इस पूरे पुनर्वास की स्थापन को लेकर के कितने नाखुश हैं? हस्ताक्षर अभियान में तो देखिए बहुत समय लगेगा। हम जैसे पिछली बार नुक्कड़ सभाएं किए थे, हर गली मोहल्लों में हम नुक्कड़ सभाएं शुरू करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपके अधिकारों का ये 100% हनन हो रहा है। और ये देखिए किसी व्यक्तिगत या किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है,
ये सिर्फ मोरवा वासियों के जो विस्थापित हो रहे हैं उसमें सभी समाज, सभी पार्टी, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों की लड़ाई है और जमीनी लड़ाई है, जिसके बिना किसी का काम नहीं चलना है। हमारा घर आशियाना उजड़ रहा है तो हमें वापस कहीं ना कहीं बसाहट की एक व्यवस्था, देखिए रेट तय हो चुके हैं, जो मिलना है वो लगभग 80% तय हो चुका है। 10-20% के जो लोगों के कैलकुलेशन और ये वो मिस्टेक है वो तो चलता रहेगा, वो तो अगले 10 वर्षों तक चलता रहेगा। और जिस तरह एनसीएल रफ्तार जिस रफ्तार से चल रहा है, हमें डर ये है कि जो पहला फेस है इसी में ये 10 साल ना लगा दें। तो जो सबसे बड़ी बात कि जो इन्होंने ब्याज रोक दिया है लोगों का, ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि नोटिस पीरियड तक आप इंटरेस्ट दें, जो हमारी उचित डिमांड थी। उसके बाद जो नाबालिग बच्चों का क्राइटेरिया, इन्होंने सेक्शन 9 का डेट पकड़ा कि जब सेक्शन 9 लगा तब तक हम बालिग या नाबालिग जो है तय करेंगे, वो गलत है। अगर आज के 10 साल बाद आप फर्स्ट फेज के ही बच्चों का अगर मुआवजा आप काट दोगे तो उस व्यक्ति के साथ कितना इंसाफ होगा, उसके घर में गृह युद्ध हो जाएगा। वो बच्चा कहेगा कि अब तो हम बालिग हो गए हैं, फिर मेरा अधिकार कहाँ है, फिर उनके अधिकारों की लड़ाई जीरो से शुरू होगी। ये होने वाला है 2-4-5 सालों में, देखिएगा जो लोग बालिग हो जाएंगे वो अपने अधिकारों की लड़ाई पुनः इनके साथ करेंगे। एनसीएल चाहता ही यही है कि आपस में लोग उलझे रहें और हमें उसका लाभ मिले। एनसीएल चाहता है कि आपस में उलझे रहें। बड़ा आरोप कि हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी को लेकर चले होगा भ्रष्टाचार और यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। ये थे हमारे साथ सिंगरौली पुनर्वास मंच सेवा समिति के प्रवक्ता राजेश जी, इन्होंने इस मुद्दे पर पूरे विस्तार से चर्चा की। हमारा उद्देश्य यही है कि जो कोई भी विस्थापन का हाल है वो एनसीएल प्रबंधन अगर अपने पक्ष नहीं रखता है तो स्थानीय मंचों का क्या पक्ष है वो जनता तक जरूर पहुंचाएं, समय समय पर पहुंचाएं, ताकि लोगों को सही मार्गदर्शन मिलता रहे। कैमरामैन राजा के साथ मनीष चौधरी, मैं आगे भी आपसे जुड़ा रहूंगा। नमस्कार।